फ्रांस की राजनीति में भूचाल आ गया है। पिछले 60 सालों में फ्रांस की राजनीति में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो फ्रांस की राजनीति में और फ्रांस की जनता को अब देखना पड़ रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार सिर्फ 3 महीने के अंदर ही गिर गई है। पीएम बार्नियर ने अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को सौंप दिया है। अब सवाल यहाँ ये भी आता है कि अब क्या होगा। इमैनुअल मैक्रों को भी क्या अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है? आखिर हुआ क्यों ये सब? फ्रांस की राजनीति में क्यों प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। फ्रांस की संसद में बुधवार 4 दिसंबर को पीएम बार्नियर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इसी वजह से उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति मैक्रों को इस्तीफा सौंपना पड़ा है। फ्रांस की संसद में वामपंथी एनएफपी गठबंधन की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़ गए। वैसे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए सिर्फ 288 की संख्या ही चाहिए थी। मिशेल बार्नियर फ्रांस के इतिहास में सबसे कम दिनों तक सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अपने आखिरी भाषण में कहा था कि फ्रांस और फ्रांसीसियों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों गया है। देखिए, फ्रांस के निचले सदन को कहा जाता है लोअर नेशनल असेंबली और अपर हाउस जो होता है वहाँ पर उसको कहते हैं अपर सीनेट। अपर सीनेट में 349 मेंबर्स होते हैं, नेशनल असेंबली में 577 मेंबर्स होते हैं। नेशनल असेंबली में किसी भी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ 3 पार्टियाँ मुख्य रूप से हैं। इन पार्टियों में मैक्रो की सेंट्रिस्ट अलायंस, वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी कि एनएफपी और दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली। एनएफपी और नेशनल रैली विपक्ष में थे। ये दोनों ही दल अमूमन एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए दोनों ही एक साथ आ गए। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि हाल ही में बर्नियर ने नया बजट पेश किया था। इसमें टैक्स बढ़ाने को लेकर फैसला किया गया था और फ्रांस में आमतौर पर बजट को नेशनल असेंबली में वोटिंग के बाद पास किया जाता है। लेकिन बार्नियर ने बजट को बिना वोटिंग के ही पास करवाया और लागू भी कर दिया। बस इसी को लेकर बाकी दोनों दल एक साथ आए और यहाँ पर अविश्वास पत्र लेकर वो आ जाते हैं और वोटिंग के जरिए अविश्वास पत्र पास भी हो जाता है। अब इसमें आगे क्या होगा? फ्रांस की राजनीति की बात कर रहे हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से राष्ट्रपति मैक्रों को नया पीएम चुनना होगा। जुलाई 2024 में चुनाव होने की वजह से कम 1 साल तक चुनाव तो नहीं हो सकते हैं। अब फ्रांस की नेशनल असेंबली में किसी एक दल के पास मेजॉरिटी तो नहीं है। ऐसे में फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता आना लाजमी है। अब एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि क्या राष्ट्रपति की कुर्सी भी यहाँ पर जाएगी? तो इसके लिए फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत की तरह फ्रांस में भी 2 सदन हैं, सीनेट और नेशनल असेंबली, जो पहले भी हमने आपको यहाँ पर बताया है इस वीडियो में। नेशनल असेंबली के मेंबर आम जनता और सीनेट के लिए मेंबर नेशनल असेंबली के सदस्य और अधिकारी मिलकर चुनते हैं। राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव अलग अलग होते हैं। तो अगर नेशनल असेंबली में कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तब भी उस पार्टी का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे 2022 के चुनाव में हुआ, इमैनुअल मैक्रों के साथ भी यहाँ पर यही हुआ था कि वो राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीत गए थे और उनकी पार्टी वहाँ पर नहीं जीती थी। तो ये अब आप देखें कि 2027 तक तो मैक्रों साहब अपनी सीट पर बरकरार रहने वाले हैं, वो फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन फ्रांस की राजनीति में अगले कुछ दिनों तक ज़रूर हलचल दिखने वाली है। आपको क्या लगता है कि फ्रांस की राजनीति में क्या कुछ बड़ी हलचल होने वाली है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।